हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आपका फिर एक बार स्वागत है हमारे लर्न विद फन 477 चैनल पर। आशा करते हैं आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आपने चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री का, चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। यहाँ से आगे केमिस्ट्री आपकी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप हमारे नज़रिए से देखेंगे तो हो सकता है केमिस्ट्री आपको बोर लगती हो, आपको बिल्कुल मज़ा ना आता हो, लेकिन आज के बाद आपको निश्चित रूप से केमिस्ट्री में मज़ा आने वाला है। मानते हैं हम बोरिंग सब्जेक्ट है थोड़ा सा, तो देखते हैं इसे इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली केमिस्ट्री की शुरुआत होती है 500 BC इंडिया से। थोड़ा अजीब लगेगा आपको जान के, क्या इंडिया भी कोई रिसर्च कर सकता है? यस, इंडिया में बहुत सारे हमारे साधु संत ऐसे हुए हैं, बहुत महर्षि ऐसे हुए हैं जिन्होंने बहुत सारी रिसर्च करी है। ये सिर्फ फिलॉसफी की बातें नहीं है, फैक्ट की बातें हैं। केमिस्ट्री में आप ये इसी चैप्टर में देखेंगे, पहले पैराग्राफ में नाम लिखा हुआ है महर्षि कनद का। महर्षि कनद हमारे एक ऐसे महर्षि हुए, इन्होंने सबसे पहली बार हमें ये बताया कि जितने भी मटेरियल हमारे आसपास होते हैं उनको अगर हम बारीक तोड़ें तोड़े तोड़े तोड़ें, आप जैसे चौक लें, चौक को पीसें, कूटें, कुछ भी कर लें, एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि आप उसे उससे ज़्यादा नहीं तोड़ पाएंगे, उससे ज़्यादा बारीक आप उसके पार्टिकल नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह जो सबसे छोटा पदार्थ आपको प्राप्त होता है उसे महर्षि कनद ने नाम दिया परमाणु। आज आप काफ़ी नाम सुनते होंगे, परमाणु बम, ये बम, वो बम। तो ये नाम सबसे पहले संस्कृत भाषा का वर्ड है ये परमाणु, और ये हमारे महर्षि कनद ने दिया। चूक वो एक कर गए कि इस पूरी बात को संस्कृत में लिख गए। संस्कृत बहुत कम पढ़े लिखे लोग होते थे उस टाइम, नहीं समझ पाए, और वो चीज़ें हमारी हिस्ट्री में दबी रह गई। कुछ ऐसा ही ग्रीक फिलोसफर्स ने कहा, जिसमें से दो फिलोसफर्स के यहाँ नाम लिखे हुए हैं। एक है डेमोक्रेटस क्राइटस और ल्यूसिपस। इन्होंने भी कुछ ऐसा ही कहा कि पार्टिकल्स को अगर हम बहुत तोड़ें तो एक स्थिति ऐसी आ जाती है, इंडिविजिबल उसकी स्थिति बन जाती है, जिसे उन्होंने नाम दिया एटम। ठीक है जी। तो इस तरह से हमारी केमिस्ट्री की शुरुआत हुई। लेकिन यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं आज हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, जो हमें दिए एंटोनी एल लिवोइजर ने। उन्होंने कुछ केमिकल साइंस में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग उन्होंने केमिकल कॉम्बिनेशंस के कुछ नियम दिए, जिनमें से दो नियम आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम एक एक्टिविटी करके देखते हैं। यहाँ पर एक फ्लास्क दिया गया है, साइंस की भाषा में इसे फ्लास्क देखते हैं। अगर कुछ बच्चे अगर लैब में गए होंगे कभी तो उन्होंने देखा होगा इस तरह का एक फ्लास्क होता है, और इसमें हमने दो सॉल्यूशन डाल दिए हैं। एक सॉल्यूशन हमने फ्लास्क में नीचे डाल दिया है, सॉल्यूशन वाई। एक सॉल्यूशन हमने इस टेस्ट ट्यूब में लटका दिया है, सॉल्यूशन एक्स। एक धागे से हमने इसको लटका दिया है, क्योंकि जब हम इसे लुढ़काएंगे, टेढ़ा करेंगे, तो ये दोनों सॉल्यूशन आपस में मिलेंगे और इनकी रिएक्शन होगी। उस रिएक्शन में क्या होगा, कैसे होगा, बिल्कुल वो बच्चे जिन्हें केमिस्ट्री की बिल्कुल जानकारी नहीं है वो भी हमारे इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे और इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। सिर्फ आप हमारी बात ध्यान से सुने। हमने एक फ्लास्क लिया, एक सॉल्यूशन एक्स उसमें नीचे डाल दिया, एक सॉल्यूशन दूसरा कोई भी था उसे हमने टेस्ट ट्यूब में भर दिया, और कोर्क से उसको हमने बंद कर दिया। कोर्क से बंद करने का मतलब है कि अब बाहर से अंदर उसमें हवा भी ना जा पाए और अंदर से कोई चीज़ बाहर ना निकल पाए, मतलब ब्लॉक कर दिया रास्ता हमने उसका। अभी हमने इस टेस्ट ट्यूब को या फ्लास्क को टेढ़ा किया थोड़ा सा। तो जैसे ही हम टेढ़ा करेंगे, ये जो टेस्ट ट्यूब में जो भी सॉल्यूशन है एक्स, ये लुढ़क जाएगा, गिर जाएगा, और ये वाई से मिक्सअप हो जाएगा। आपने फिल्मों में या किसी भी मतलब इमेजिनरी सीरीज वगैरह में आपने देखा होगा कि लैब में एक सॉल्यूशन दूसरे में डाला जाता है तो कुछ ना कुछ रिएक्शन होती है। उस रिएक्शन में या तो धुआं निकलता है या तो कोई प्रेसिपिटेट बनता है। इस बारे में हम आगे और डिटेल में केमिस्ट्री में बातें करते रहेंगे। केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत मज़ा आने वाला है आपको मेरे साथ केमिस्ट्री पढ़ने का। अब तक आपने मुझे मैथ में ट्राई किया होगा, लेकिन आज मैं आपको केमिस्ट्री में कुछ अपने हाथ आजमाने वाला हूँ। आप बताना कैसा लगा। तो आपने जब इसको लुढ़काया, थोड़ा सा तिरछा किया, तो एक कुछ बना, कुछ हुआ, वहाँ कुछ रिएक्शन हुई। उसमें हो सकता है कोई आपने ऐसा सॉल्यूशन ले लिया जिसमें कोई धुआं बना होगा, कोई गैस बनी होगी, कोई प्रेसिपिटेट बना होगा, कोई सॉलिड बना होगा, कोई लिक्विड बना होगा, कुछ ना कुछ वहाँ पर हुआ। हमारी एक्टिविटी कहती है कि आप इस फ्लास्क को वेट कर लें, एक्सपेरिमेंट से पहले आप इसका वजन तोल लें,
और एक्सपेरिमेंट होने के बाद आप इसका वजन तोलें। अब मैं कुछ होशियार बच्चों से जानना चाहता हूं कि क्या हुआ होगा, क्या चेंजेज हुए होंगे, क्या इसका वजन बढ़ा होगा एक्सपेरिमेंट के बाद, या इस केमिकल एक्टिविटी के बाद, केमिकल रिएक्शन के बाद, या इसका वजन कम हुआ होगा। तो ज़्यादातर बच्चे इसी बात से एग्री करेंगे मेरी, क्योंकि चूंकि कुछ भी अंदर से बाहर नहीं निकल सकता है, कुछ भी बाहर से अंदर नहीं जा सकता है, तो निश्चित रूप से उसका वजन ना ही घटा होगा ना ही बढ़ा होगा। दैट्स इट। जिन बच्चों को ये पॉइंट समझ आ गया उन्हें हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन समझ आ गया। फर्स्ट लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन कहता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये कहता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो कोई मास बनता है ना ही मास डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होती है तो रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद जितने भी हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं उनका टोटल वजन अगर हम कर लें और जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका टोटल हम वजन कर लें तो ये दोनों बराबर आते हैं। ना कुछ पैदा होता है ना ही कुछ डिस्ट्रॉय होता है। बड़ा सिंपल सा नियम है, बहुत बार आपका अप्लाई होने वाला है और ये प्रकृति में सच भी है बात। हम ना ही कुछ पैदा कर सकते हैं ना ही कुछ डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, कंजर्व रहती है, सारी चीज़ें कंजर्व रहती हैं। ठीक है, वो कहीं ना कहीं नेचर में एग्जिस्ट करती रहती है हमेशा। दूसरा लो, ये फर्स्ट लो हमारा क्लियर हो गया अगर, तो हम अगले लो पे आ सकते हैं। ये लाइन जरूर लर्न कर लें आप। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ये आपको 1-2 नंबर बड़े इजीली आपको एग्जाम में दिला देगी। आगे चलते हैं। सेकंड हमारा लो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसको भी बिल्कुल हम सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। ये यहाँ पे दिया गया है सबसे नीचे। दिस लॉ वाज स्टेट बाय प्रोस्ट एज, प्रोस्ट ने ये सबसे पहले हमें लो दिया था, और इस नियम के अनुसार इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। ये कहता है कि आप कोई भी एक सब्सटेंस ले लें, कोई भी सब्सटेंस ले लें, उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो फिक्स होते हैं। मतलब मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे पानी है, पानी का फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आ रहे हैं जी, H2O होता है। आप पानी अमेरिका से लें, इंडिया से लें, चाइना से लें, नदी से लें, नाले से लें, समुद्र से ले लें, कहीं से भी आप पानी लेंगे तो उसका जो फॉर्मूला होगा, केमिकल फॉर्मूला होगा, वो H2O होगा। इस बात से आप एग्री करेंगे, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हालांकि इसमें भी एक जोक आता है कि जी एक बच्चे से पूछ लिया उसके टीचर ने, जी आप पानी का फॉर्मूला बताइए। वो बताने लगा जी H2O, HCl, HNO3, H2SO4। टीचर ने पूछा ये क्या बता रहे हो, पानी का फॉर्मूला तो H2O होता है। बोला मैडम ये साफ पानी थोड़ा ही है, ये तो गंदा पानी है नाले का, उसमें तो बहुत सारे केमिकल्स मिले हुए हैं। चलो खैर हम इतना डिटेल में नहीं जाते। आपको ये बात समझ आ गई होगी कि पानी अगर प्योर फॉर्म में है तो उसका फॉर्मूला, उसमें कुछ भी घुला नहीं है तो उसका फॉर्मूला H2O होता है। इसका मतलब क्या है, यही प्रोस्ट साहब हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि H2O मतलब उसमें हाइड्रोजन के हमेशा 2 एटम्स और ऑक्सीजन का हमेशा 1 एटम होगा। कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा कि जी पानी का फॉर्मूला HO2 है या H2O2 है। कभी ऐसा नहीं होगा, या HO है। जब भी आप वाटर का फॉर्मूला लिखेंगे वो H2O ही बनेगा। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी भी बच्चे को नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि पानी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा एक फिक्स रेशो में, फिक्स अनुपात में मिलेंगे। इसी को लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहा जाता है कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो लालची नहीं होते। अगर हाइड्रोजन को ज़्यादा ऑक्सीजन मिल रही है तो वो H2O2 नहीं बनाएगा। H2O2 बनने पे वो पानी नहीं बनेगा, वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगी। वो एक अलग सब्सटेंस है, उसकी बात हम कभी बाद में फिर करेंगे। लेकिन पानी अगर उन्होंने बनाना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने, तो वो निश्चित रूप से उसका फॉर्मूला H2O ही होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक इसी तरह से अगर मास की बात करें, इन दोनों के मास की बात करते हैं जी। ठीक है जी, मास की बात करें तो अगर आप 9 ग्राम वाटर लेते हैं और उसको डिकम्पोज करें, डिकम्पोज उसे किया जा सकता है बहुत आसानी से इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा। आप उसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो आपको हर बार
यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल को आप बता सकते हैं। वो हर बार 1:8 में प्राप्त होगा। मतलब 9 ग्राम आपने पानी लिया, उसको डिकम्पोज किया, तो उससे हमेशा 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 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त हो। ध्यान रखना है इसको, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन का एक है, लेकिन हाइड्रोजन के 2 एटम्स का मास टोटल मिला के 2 ग्राम होता है, 2 यू होता है। और ऑक्सीजन अकेला ही उसका एटॉमिक मास जो है वो 16 यू होता है। तो 2 और 16 का जो रेशो है वो 1:8 आता है, दोनों 2 से डिविजिबल हो जाते हैं, लोएस्ट फॉर्म। तो 9 ग्राम जब भी आप वाटर को डिकम्पोज करेंगे तो उससे 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त होगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ इस बात को, 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन। बच्चे से उल्टा कर देते हैं, बच्चे 1 ग्राम ऑक्सीजन बता देते हैं, 8 ग्राम हाइड्रोजन बता देते हैं, क्योंकि नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, पढ़ा नहीं होता है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसमें हो जाता है। तो यहाँ बुक में भी आपके क्लियर लिखा हुआ है। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है अमोनिया का। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3 और इसका रेशो होता है 14:3। मतलब कि इसमें नाइट्रोजन 14 रेशो में पाई जाती है और हाइड्रोजन 3 रेशो में। मतलब अगर आप 17 ग्राम अमोनिया को डिकम्पोज करेंगे तो उससे हमेशा 14 ग्राम नाइट्रोजन और 3 ग्राम हाइड्रोजन प्राप्त होगा। बस ये अगर एग्जाम्पल याद हो गया, आपको डेफिनेशन याद हो गई, तो लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन आपको आ गया है। गुड। अब हम आगे इस चैप्टर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर है, डॉल्टन, जॉन डॉल्टन की बात करेंगे। जॉन डॉल्टन को एटॉमिक साइंस का फादर कहा जाता है। एक्चुअली ये उस टाइम की बात है जब केमिस्ट्री और फिजिक्स एक ही हुआ करते थे, ये अलग अलग नहीं होते थे। लेकिन डॉल्टन साहब और उनके जैसे कई सारे साइंटिस्टों की वजह से ये आज केमिस्ट्री में बहुत प्रोग्रेस हम कर पाएँ। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम इनके बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आइडिया दिया गया है। जॉन डॉल्टन का जन्म हुआ था एक वीवर फैमिली में 1766 में, इंग्लैंड में। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत करी टीचर के रूप में। 12 साल की उम्र में बंदा टीचर बन गया। सोचिए कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड बंदा था 12 साल की उम्र में। हमारे बच्चों को ये नहीं पता होता हमें करना क्या है, वो टीचर। 7 साल बाद वो वहीं उसी स्कूल का एक प्रिंसिपल बन गया। इन 1793 बहुत ही टैलेंटेड बंदा था, महत्वाकांक्षी था, कुछ करना चाहता था, एम्बिशियस कहते हैं ऐसे व्यक्ति को, कुछ करना चाहता था। टीचर की जॉब छोड़ी, प्रिंसिपल की जॉब छोड़ी और मैनचेस्टर के निकल गए, क्योंकि वहाँ उन्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री में पढ़ानी थी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ानी थी किसी कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में। आपने देखा होगा जितनी भी रिसर्चेज करी हैं वो किसी प्रोफेसर ने, टीचर ने करी हैं, क्योंकि उनके पास लैब का एक्सेस होता है और जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं वो लैब में किए जाते हैं। लैब को बनाना पर्सनली पॉसिबल नहीं होता, तो टीचर्स के लिए ये आसान हो जाता है, प्रोफेसर के लिए आसान हो जाता है। चलो इस बारे में फिर कभी बात करेंगे। इन्होंने क्या करा, इन्होंने हमें कुछ पोस्टुलेट्स दिए जिन्हें डॉल्टन की एटॉमिक थ्योरी कहा जाता है। आज हम इस वीडियो में सिर्फ यहीं तक डिस्कस करेंगे, बाकी हम आगे डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। आज हम डॉल्टन की एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट डिस्कस करने वाले हैं। ये 6 टोटल पॉइंट्स होते हैं और 6 के 6 पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। 3 मार्क्स ये आपको दिला सकते हैं एग्जाम में अगर आप इन्हें प्रॉपरली याद करें। जरूरी नहीं आप इन्हें सीक्वेंस में याद करें, लेकिन याद करें। 6 के 6 पॉइंट्स आपको 3 मार्क्स दिला देंगे। हम यहाँ 6 के 6 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट है जो आपको याद होना चाहिए, ऑल मैटर्स इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। बहुत ही अच्छी बात कही इन्होंने, आप इसे समझ सकते हैं। अभी हम इसमें बात करेंगे इन्होंने कहाँ से चुराया है, कहाँ से चीट किया है, वो बात भी करेंगे। इन्होंने कहा कि जितने भी मैटर होते हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं और उन सबसे छोटे पार्टिकल को एटम कहा जाता है। याद करिए, अभी हमने महर्षि कनद की बात की थी, उन्होंने भी कुछ ऐसी बात की थी, लेकिन वो उन्होंने संस्कृत में कहा था और उन्होंने उस सबसे छोटे पार्टिकल को परमाणु कहा था। संस्कृत में उसे परमाणु कहते हैं और ग्रीक साइंटिस्टों ने उसे एटम कहा था, तो इसने भी वही चीज़ वहाँ से चुरा ली और उसे नाम दे दिया जी एटम। तो सबसे पहले अगर बात करें एटम वर्ड या एटम को डिफाइन अगर किसी ने किया तो ये क्रेडिट जाता है जॉन डॉल्टन को। प्रॉपरली सिस्टमेटिकली उन्होंने काम किया। दूसरा, एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। सुना सुना सा लग रहा होगा कुछ, तो इसी पेज पे इसका हम इसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एटम्स जो है इंडिविजिबल पार्टिकल है, मतलब उसे और ज़्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता, फर्दर डिवीजन उसका नहीं किया जा सकता।
और ना ही उसे क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अभी याद कीजिए पीछे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमने पढ़ा है, जो कहता है मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। कुछ ऐसा ही इन्होंने कहा, तो इन्होंने उस वहां से उसको उठा लिया। दूसरा, एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। देखिए कितने ब्रह्म ज्ञान की बात इन्होंने बताई है। मैं आप सोचेंगे तो हंसी आएगी आपको कि एक एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं मास में और केमिकल प्रॉपर्टीज में। निश्चित बात है भाई, एक एलिमेंट है तो एक जैसे ही होंगे। इसका ठीक एक और पॉइंट इन्होंने बताया, फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी। देखिए बिल्कुल उल्टा कर दिया कि अलग अलग एलिमेंट्स होंगे तो उनके जो मास है वो मास उनका अलग होगा, केमिकल प्रॉपर्टी अलग। भाई दो बच्चे हैं क्लास में तो दोनों निश्चित रूप से अलग होंगे, उनकी माँ अलग होगी, बाप अलग होगा, उनकी जेस्चर अलग होगा, उनकी शक्लें अलग होंगी, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हैं तो अलग अलग ही होंगी, इसीलिए तो वो अलग अलग हैं। तो कितनी इंटरेस्टिंग बात यहाँ करी है आप, इतनी भी मुश्किल नहीं है इतना आप देख रहे हैं। एटम्स कंबाइन इन द रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। यस, ये स्मॉल होल नंबर्स में कंबाइन होते हैं। जैसे वाटर का एग्जांपल हमने लिया तो वाटर का फॉर्मूला था H2O, मतलब हाइड्रोजन के दो एटम्स और ऑक्सीजन का एक एटम मिलके वाटर बनाते हैं। बिल्कुल सही बात है। इन्होंने कहा कि ये होल नंबर्स में मिलते हैं, कभी भी आधा नहीं मिलेगा कि जी हाइड्रोजन का आधा एटम मिल गया और ऑक्सीजन का 1.5 एटम मिल गया और इस तरह से दो बना दिए उन्होंने, ऐसे नहीं होगा। तो यही इन्होंने एक नई बात बताई हमें। हालांकि बाद में हम आगे डिस्कशन करेंगे तो कुछ उल्टा निकल के सामने आएगा, वो हम बाद की बात करेंगे। अभी हम इनकी जो रिसर्च है उसको कम करके नहीं आंकना चाह रहे। इनकी रिसर्च अपनी जगह ठीक थी, इन्होंने एक पॉइंट दिया कि उसे झूठ साबित करिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट इनका छठा पोस्टुलेट आता है, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। कि एक गिवन कंपाउंड में जितने भी रिलेटिव नंबर्स और काइंड्स होते हैं एटम्स के वो कांस्टेंट होते हैं। कुछ ऐसा ही कहा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कुछ ऐसा ही कहना चाह रहा है। जो आपको याद है आप उसी को यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये 6 के 6 पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। ब्लू बॉक्स क्वेश्चन है कि एक रिएक्शन है, 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है 6 ग्राम इथेनोइक एसिड से। प्रोडक्ट जो है वो 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, 0.9 ग्राम वाटर बनता है एंड 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम इथेनोएट बनता है। सो दैट दीज ऑब्जर्वेशंस आर इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बिल्कुल ठीक बात है। इसमें रिएक्टेंट को आप जोड़ सकते हैं, आप सोडियम कार्बोनेट का मास प्लस कर लीजिए और इथेनोइक एसिड को आपस में प्लस कर लीजिए। साथ ही एरो के बाद जो ये तीन चीज़ें दी हैं, सोडियम इथेनोएट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन तीनों को प्लस कर लीजिए। तो एरो से पहले के दोनों एलिमेंट्स, दोनों कंपाउंड्स का सम और एलिमेंट के एरो के बाद तीनों कंपाउंड्स का जो सम है, उनका मास है, वो अगर इक्वल हो जाता है तो इसका मतलब है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास साबित हो जाता है इससे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइंड होते हैं 1:8 में बाई मास। व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। बहुत ही अच्छा सवाल है। 1 ग्राम अगर हाइड्रोजन गैस है वो उसे 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो 3 ग्राम हाइड्रोजन को 8 की भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें आप, 8 3 या 24 ग्राम उसे ऑक्सीजन चाहिए होगी सेटिस्फाइड करने के लिए। ठीक है जी। विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज द रिजल्ट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अभी हमने डिस्कस किया था ये ऊपर, कौन सा हमारा पोस्टुलेट है डाल्टन का जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड जो हमारा पोस्टुलेट था, आप उसे पढ़ेंगे दोबारा तो आपको समझ आ जाएगा कि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से लिया गया है। विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। कौन सा लॉ है हमारा, इसका डाल्टन का पोस्टुलेट कौन सा है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को डिस्कस करता है। तो ये सबसे लास्ट वाला जो पोस्टुलेट था वो हमें लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के बारे में बताता है। हम इस वीडियो को यहीं आराम देना चाहेंगे, अगले ब्रेक में पढ़ेंगे। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आपको भी मज़ा नहीं आएगा सुनने में। मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप सुने, बार बार सुने, चैप्टर को एक बार पढ़ लें, चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में, और साथ ही सब्सक्राइब कर सकते हैं। उससे हमारी एनर्जी बढ़ती है और हम आगे और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।